केमिकल फ्री खेती, हेल्दी जमीन और हेल्दी हम। वेलकम टू पीपी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं और 6 चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा ये चैप्टर है 6 और उसका लास्ट टॉपिक है आज जो वो ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो है जैविक कृषि और हरित क्रांति। ठीक है, तो आज हम जैविक कृषि और हरित क्रांति के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैविक कृषि, सबसे पहले हम जैविक कृषि के बारे में देखते हैं कि जैविक कृषि वह पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक खाद, गोबर, कंपोस्ट, जीवामृत और गोमूत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। अब जैविक कृषि, जैविक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जैविक कृषि वह है जिसमें जो केमिकल फ्री खेती होती है, मतलब कि इसमें केमिकल वाली चीजों का उपयोग ना किया जाए, खाद का उपयोग ना किया जाए, आर्टिफिशियल, सब प्राकृतिक नेचुरल चीजों का उपयोग करके खेती की जाए। जैसे प्राकृतितिक खाद जैसे गोबर है, कंपोस्ट है और जीवामृत और गोमूत्र है ना, गाय का जो मूत्र होता है वो, और मतलब सारी जो नेचुरल चीजें जो आपके यहाँ फ्रूट सब्जियों छिलके होते हैं उनको, उनका यूज करना खाद के लिए, और गोबर है जो गाय का गोबर, भैंस का गोबर है वो, तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उनके द्वारा हमें खेती करना, कृषि करना, जिससे कि हम केमिकल फ्री खेती को करें और केमिकल फ्री चीजों को खाएं। ठीक है, तो जो भी आर्टिफिशियल चीजें हैं, जो हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे थे उनको ना करके हमें प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके कृषि करना, भूमि की उर्वरता बनाए रखना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना और स्वस्थ भोजन का उत्पादन करना। कि इससे जैविक कृषि से क्या होगा, प्राकृतिक चीजों का उपयोग करने से जो हमारी भूमि की उर्वरकता है, उपजाऊपन है, वो खत्म नहीं होगी, वो बनी रहेगी और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा और हम स्वस्थ भोजन करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें, जो कि आज कल बिल्कुल नहीं हो रहा है, सब आर्टिफिशियल चीजें आ रही हैं। और पहले के लोग जो है वो बिल्कुल प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग करते थे, जैविक खेती ही करते थे और उसी के द्वारा वो अपनी कृषि करते थे और उन्हीं चीजों का वो उपभोग करते थे, जिससे वो स्वस्थ रहते थे। आज तो अभी आप देखेंगे कि सारी चीजें जो है वो केमिकल के द्वारा ही ज्यादातर चीजों को बनाया जाता है, रासायनिक उपयोग, उर्वरकों का उपयोग करके कृषि की जाती है। सब्जियां जल्दी बड़ी हो जाए उसके लिए भी इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो अभी ये चीज बहुत के, तो हमें अभी जागरूक होना है और हमें भी ऐसा करना है कि हम केमिकल वाली चीजों का उपयोग ना करें, केमिकल फ्री चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें, जिससे हमारा भोजन भी अच्छा रहे और हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, इससे प्रदूषण कम होता है, उत्पादन लागत घटती है, उत्पादन स्वास्थ्यवर्धक और निर्यात योग्य होते हैं। देखिए, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें केमिकल का बहुत कम उपयोग करना है, हमें ज्यादातर नेचुरल चीजों का उपयोग करना है और प्रदूषण कम हो। आजकल प्रदूषण तो बहुत सारी चीजों से फैल रहा है, हमारे आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं, पेड़ ज्यादा से ज्यादा कट रहे हैं, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, अभी जल, बहुत सारे प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, अब जो मिट्टी में जो केमिकल डाल रहा है वो भी प्रदूषण है। तो ये सब सबको कम करना, उत्पादन लागत इससे क्या होती है, घटती जाती है, हमारी जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन खत्म होता है, जिससे कि वो उपजाऊ नहीं रहती, जिससे कि उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अब उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक और निर्यात योग्य होते हैं। अगर हम केमिकल फ्री चीजों को उपयोग करेंगे, प्राकृतिक चीजों को उपयोग करेंगे, तो जो हमारा उत्पादन होगा वो अच्छा होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और निर्यात योग्य भी होगा। हम दूसरे देशों में इसको बेच सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और चीजें भी अच्छी होंगी और जिसको खाने से, जिसको उपभोग करने से लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए सिक्किम भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य है। ये आपको याद रखना है कि सिक्किम जो है वो भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य है जिसने जैविक खेती करी है, तो वो पहला राज्य बन गया है जैविक खेती के लिए। अब 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के यहाँ पे हमने अभी किसकी बात की थी, जैविक कृषि की, कि जैविक कृषि क्या है और क्यों करनी चाहिए और क्यों जरूरी है करना। 1960 के दशक में, 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई गई आधुनिक तकनीकों और उच्च उपज वाली बीज किस्मों, ठीक है, कि उपयोग को हरित क्रांति कहा जाता है।
ठीक है। 1960 के दशक में भारत में जो कृषि उत्पादन बढ़ाया गया, उसके लिए आधुनिक नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उच्च उपज वाली, मतलब कि अच्छी उपज हो, अच्छा उत्पादन हो, अच्छे बीजों का यूज किया गया। उसको उपयोग को क्या कहा गया? हरित क्रांति। कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उच्च उपज वाली, अच्छी उपज वाले बीजों को डालकर, बीजों की किस्मों का उपयोग करके हम खेती करें, उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। अब मुख्य विशेषताएं क्या है कि इसकी हरित क्रांति क्यों लाई गई, इसकी क्या विशेषता है, ये हम देखते हैं कि उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, उच्च उपज वाले जो अच्छा उत्पादन कर सके, अच्छी जिससे उपज हो सके, ऐसे बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई का अधिक प्रयोग करना। मतलब रासायनिक जो उर्वरक है, कीटनाशक जो है, दवाइयां और सिंचाई का भी अधिक प्रयोग किया गया। आधुनिक मशीनों का, नई नई मशीनों का बहुत यूज किया गया, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। उत्पादन में तीव्र वृद्धि, विशेषकर गेहूं और चावल पर फोकस किया गया। हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो मेन गेहूं और चावल पर था, उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो जिससे। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारत में से क्या हुआ? खाद्यान्न जो उत्पादन है उनमें भारी वृद्धि हुई। खाद्य सुरक्षा में भी सुधार हुआ, खाने वाली जो चीजें हैं उनमें भी सुधार किया गया। उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई इन चीजों का उपयोग करने से, है ना। नई नई बीजों का, रासायनिक और ये कीटनाशक दवाइयों का यूज करके और नई नई मशीनों का उपयोग करके, उससे क्या हुआ? हमारे देश का उत्पादन कृषि का बहुत अच्छा हुआ, खाद्यान्न चीजों का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, खाद्य की सुरक्षा हुई और किसानों की आय में इससे क्या हुई? वृद्धि हुई, किसानों की आय अच्छी हो गई। अब दुष्प्रभाव भी इसके कुछ हुए। अब देखिए, किसी भी चीज का अगर हमें लाभ मिलता है तो उसकी हानि भी होती है। तो यहाँ पे उसके कुछ दुष्प्रभाव हमारे सामने आए हैं, जो मिट्टी की उर्वरता में कमी। अब हमने बात की थी कि जैविक कृषि हो, लेकिन यहाँ पे देखिए हरित क्रांति में भी हमने रासायनिक कीटनाशक, ऐसी दवाइयों का, ऐसी चीजों का यूज किया जिससे नई नई मशीनों का यूज किया, जो हमारी मिट्टी का उपजाऊपन है, उर्वरता है, वो कम हो गई। जल और वायु पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया और इस हमारे जो अगल बगल का जो जल है वो बहुत प्रदूषित है इन सब चीजों से, क्योंकि जल भी हमारा मिट्टी से ही, नीचे से ही आता है, जमीन से ही आता है। और पर्यावरण बहुत प्रदूषित हुआ इन सब का उपयोग से। असमानता में वृद्धि हो गई, बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ। अब देखिए, बड़े किसान जो है वो उनके पास ज्यादा पैसे हैं, तो वो ज्यादा से भाई रासायनिक चीजों का उपयोग किया, उन्होंने नई नई बीज जो है वो खरीद कर लाए, नई नई मशीनें खरीद ली उन्होंने, तो उन्हें उसका लाभ मिला। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इतना नहीं खरीद पाते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो इसलिए वो गरीब ही रह गए। तो यहाँ पे असमानता आई, समान नहीं रहे, बड़े और ज्यादा बड़े हो गए और जो गरीब वर्ग है वो नीचे, जो छोटे किसान है वो उतने अच्छे से उनको लाभ नहीं मिला, तो यहाँ पे असमानता भी आ गई। तो ये इसके कुछ दुष्प्रभाव थे। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। अब एक ही चीज था कि भाई हरित क्रांति जब लाई गई तो भारत को जो खाने वाली, जो खाद्यान्न के क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भर बनाया गया, वो सेल्फ डिपेंड बन गया। परंतु इसके दुष्प्रभाव ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई। देखिए, ये तो हुआ कि भाई बहुत उत्पादन हुआ, भारी मात्रा में उत्पादन हुआ, उससे लोगों को ज्यादा आय प्राप्त हुई, आत्मनिर्भर बने, लेकिन उससे जो दुष्प्रभाव वो हुआ कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया, ठीक है, उसको बहुत हानि पहुंची। इसलिए आज हम जैविक कृषि को अपनाना आवश्यक है। इसलिए अब आज हम फिर से लौटकर जैविक कृषि पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है कि उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य प्रदूषित हो रहा है, इसलिए हमने जैविक कृषि को अपनाना आवश्यक समझा, ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाया जाए और सतत कृषि विकास दोनों साथ साथ चले। मतलब जो कृषि है वो सतत चले, कंटिन्यू चले, उसका विकास हो, कृषि का विकास रुके नहीं, वो सतत चलता रहे धीरे धीरे, बट जैविक कृषि का उपयोग करके, जैविक कृषि का प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके, नेचुरल चीजों का उपयोग करके, और पर्यावरण को भी हम इसके द्वारा सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए हमें केमिकल वाली चीजों को अवॉइड करना है और प्राकृतिक चीजों को अपनाना है। धारणीय विकास, अब एक धारणीय विकास जो है वो देख लेते हैं कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, परंतु भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करे, उसे धारणीय विकास कहा जाता है। अब इसको समझना भी जरूरी है कि धारणीय विकास क्या है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, जो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हो, लेकिन परंतु भविष्य में जो पीढ़ियां हैं आने वाली, उनकी आवश्यकताओं से समझौता ना कर पाए, तो वो होता है धारणीय विकास। मतलब कि वो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं तो पूरा करें, लेकिन परंतु जो भविष्य में पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं से समझौता ना कर पाए।
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। देखिए, हमारे पास प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन दिए, पर हमें उनका यूज इस प्रकार करना है कि आज वर्तमान में तो करना ही है, लेकिन भविष्य में जो हमारी नई आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी उसको सुरक्षित रखा जा सके, जिससे वो भी उसका यूज करे। उनके लिए भी ये संसाधन जरूरी है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना। इसका धारणीय विकास का भी उद्देश्य क्या है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पर्यावरण का संरक्षण कर सकें, प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित। प्राकृतिक जो संसाधन है, प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं, तो उनको हम संतुलित कर सके, उनका उपयोग ऐसा करें कि संतुलन बना रहे, ना हम बहुत ज्यादा उसका उपयोग करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे ही ना। उतना ही करें जितना हमें यूज हो और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको संजो कर रखें। सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। समाज में सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की समानता को स्थापित करना। विकास की निरंतरता बनाए रखना। विकास जो है वो निरंतर बना रहे, इतना हमें करना है कि जो विकास है वो रुके नहीं, वो निरंतर कंटिन्यू बना रहे। और सामाजिक में भी, और सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की समानताओं को भी लाना। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। अब हमें पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षा करता है, भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियों है उनकी सुरक्षा करता है। इससे इससे उसकी उनकी सुरक्षा होती है। भाई, हम अगर पर्यावरण को संतुलित रखेंगे, अपने प्राकृतिक जो संसाधन है उनको बचा कर रखेंगे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है वो भी सुरक्षित रहेंगी और वो भी इनका लाभ उठा सकेंगी। गरीबी घटाने और मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायता। गरीबी को कम करना, मानव जो जीवन है उसकी गुणवत्ता को सुधारना। कि मानव अगर हम गरीबी किस प्रकार से हटाई जा सके, मानव जीवन में किस प्रकार से गुणवत्ता लाया जा सके, किस प्रकार उसके जीवन को और अच्छा बनाया जा सके, उसमें किस प्रकार से सहायक हो ये। आर्थिक और सामाजिक स्थिरता प्राप्त करना, कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उसमें स्थिरता लाई जा सके, स्थिर किया जा सके, उसको स्थिरता प्रदान की जा सके। निष्कर्ष क्या है कि धारणीय विकास वह मार्ग है जो विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलता है। धारणीय विकास क्या है कि मार्ग है कि जो विकास और पर्यावरण, मतलब विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, दोनों को संतुलन बनाना। कि हम विकास तो करें लेकिन हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे, उसको नुकसान न पहुंचे। ये नहीं कि हम विकास करने के लिए अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, हम पेड़ पौधों को काट दें, हम केमिकल वाली चीजों का प्रयोग करें। नहीं, हमें विकास करना है लेकिन इस तरह करना है कि दोनों में संतुलन बना रहे, ना पर्यावरण का विकास और जो दोनों के बीच संतुलन बना रहे, विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित हो। यह दीर्घकालिक और स्थायी प्रगति का आधार है तथा मानव जीवन के सतत विकास के लिए आवश्यक है। अब ये दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए, और ये स्थायी प्रगति है। मतलब कि ये प्रगति जो है वो स्थायी है, ये नहीं कि अस्थायी है, आज हमने प्रगति के लिए कल हमें ये प्रगति जो होगी हमारी वो स्थायी रहेगी, आगे तक रहेगी, हमेशा रहेगी, सतत बनी रहेगी और दीर्घकाल लंबे समय तक के लिए रहेगी, जिससे कि मानव का जो जीवन है उसका जो विकास है वो सतत बना रहे, हमेशा चलता रहे। सतत विकास मतलब कंटिन्यू उसका विकास होता रहे, रुके नहीं। तो इन सब चीजों से जो मानव का विकास है वो सतत चलेगा, सतत मानव का विकास होगा और सतत मानव के विकास के लिए यह दोनों चीजें आवश्यक है कि पर्यावरण भी हो, संतुलित हो और विकास भी हो सके। ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक को ऊंचा उठाना ताकि उनके जीवन में स्थिर सुधार लाना। ग्रामीण विकास का मतलब है गांव के गरीब बेरोजगार लोगों के पिछड़ेपन को दूर करना और वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ग्रामीण लोगों की आय रोजगार बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना और कृषि ग्रामीण उद्योगों का विकास करना। महिलाएं जो है वो पीछे ना रहे, वो आगे बढ़े, उनको सशक्त बनाना। ग्रामीण अवसंरचना, गांव के लोगों को सड़क, बिजली, पानी की सुविधा देना और गरीबी को दूर किया जा सके, इस प्रकार से कार्य करना। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, स्वच्छता भी में सुधार करना, उनके गांव के लोगों की आय कैसे बढ़े, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, इस चीज पर सब पर फोकस करना। ये ग्रामीण विकास का उद्देश्य है कि गांव के लोगों का विकास अगर करना है तो इन सब चीजों को करना पड़ेगा। सांस्कृतिक स्तर उनका ऊंचा उठाना है तो उनकी जीवन स्थिति को किस प्रकार से उनके जीवन में सुधार लाया जा सके, तो इसके लिए
ग्रामीण विकास के मुख्य क्षेत्र जो थे कृषि विकास थे, सहकारी संस्थाएं थी, कृषि विपणन और ऋण व्यवस्था, ग्राम उद्योग, स्वरोजगार योजनाएं, ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य। ये कुछ संस्थाएं तैयार की गई। कुछ क्षेत्र थे कृषि विकास के, कृषि में विकास करना। सहकारी कुछ संस्थाएं बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। कृषि विपणन मतलब कि कृषि जो करता है किसान उसको बेचना और उसको ऋण कहाँ से मिलता है, बैंकों से उसके लिए ऋण की व्यवस्था कर दी गई जिससे वो ऋण लेकर आसानी से कृषि कर सके। और ग्राम उद्योग, गांव में उद्योग लगाएं। और स्वरोजगार, खुद से अपने लिए रोजगार जो तैयार करना, छोटे छोटे रोजगार तैयार करना, अपने हाथों से बनाई चीजों को बेचना। जैसे मैंने बोला दुग्ध उत्पादन, जैसे जो दूध को मतलब भाई पशुपालन करते हैं, पशुओं से जो दूध मिलता है और भी चीजें जो उनको बेचते हैं। और पशुपालन, मछली पालन है, वो स्वरोजगार है उनके लिए, मतलब उनके द्वारा खुद के लिए तैयार किया गया रोजगार। और ग्रामीण शिक्षा स्वास्थ्य, ग्रामीणों में, गांव में शिक्षा को और अच्छा करना, बेहतर करना और गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, शिक्षा उनकी कैसे बेहतर हो सके इसके लिए भी कार्य करना। महत्वपूर्ण सहकारी योजनाएं कुछ बन रही है। मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी हमने एक टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में इसको कवर कर लिया था और इसके बारे में पूरी चीजें समझ ली थी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि ग्रामीण विकास भारत में संपूर्ण विकास की आधारशिला है। ग्रामीण विकास जो है भारत के संपूर्ण विकास की आधारशिला है। जब गांव का आर्थिक और सामाजिक उत्थान होगा तभी हमारे देश का वास्तव में विकास होगा, तभी वास्तव में हमारा देश विकसित देश कहलाएगा। और इसलिए ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास है कि अगर गांव का विकास होगा तो पूरे राष्ट्र का विकास होगा। तो इसलिए ग्रामीण विकास भारत के संपूर्ण विकास की आधारशिला है। अगर गांव का विकास हुआ है तो पूरे राष्ट्र का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। और इसलिए गांव का आर्थिक और सामाजिक उत्थान होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश वास्तव में विकसित देश कहलाएगा और हमारे देश का असली में विकास तभी होगा। तो आज के टॉपिक यहीं पे एंड होता है। नेचर के साथ फार्मिंग का परफेक्ट कॉम्बो। हरित क्रांति ने बदला देश का भोजन और किसानों का जीवन। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।